नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं तेलंगाना से, जहां पर तेलंगाना सरकार के द्वारा एक 60,799 करोड़ रुपीस का रोड प्लान रिवील किया गया है और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि तेलंगाना के अंदर इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए। दोस्तों वैसे यहाँ पर बहुत सारे छोटे और बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। अगर कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो 10,400 करोड़ रुपीस हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे एक्सपेंशन के ऊपर खर्च की जाएंगी। 8,000 करोड़ रुपीस एक नए एलिवेटेड कॉरिडोर के ऊपर खर्च की जाएंगी। 20,000 करोड़ रुपीस एक नए हाईवे के ऊपर खर्च की जाएंगी जो भारत फ्यूचर सिटी को राजामुंद्री पोर्ट से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा 11,000 करोड़ रुपीस रूरल, मंडल और डिस्ट्रिक्ट रोड्स के ऊपर भी खर्च करने की प्लानिंग यहाँ पर की गई है। अगली दो अपडेट झारखंड से है, जहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ये दोनों मिलकर चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट को भी और एक्सपांड करेंगे और इसके लिए दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो चुका है। दोस्तों चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट झारखंड का वन ऑफ द मेन एनर्जी सप्लायर प्लांट है, जो कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा अभी ऑपरेट किया जाता है। फिलहाल 250 मेगावाट की 2 यूनिट्स यहाँ पर ऑपरेशन है और क्योंकि पुरानी 3 यूनिट्स यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, तो उन्हीं को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर 2 और नई यूनिट्स सेटअप की जाएंगी, जो पहली यूनिट से कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होंगी, क्योंकि उनकी कैपेसिटी 250 मेगावाट के आसपास थी, जबकि यहाँ पर हर एक की कैपेसिटी 800 मेगावाट की होगी। कोल इंडिया लिमिटेड और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन दोनों ने अभी जो एग्रीमेंट साइन किया है उसके अंतर्गत एक जॉइंट वेंचर का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाएगा इसके डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पर दोनों के पास 50-50% स्टेक होगा। 21,000 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी और 2031-32 तक दोनों की दोनों यूनिट्स ऑपरेशनल कर दी जाएंगी। अगली दो अपडेट तिरुवनंतपुरम मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों केरला सरकार के द्वारा तिरुवनंतपुरम मेट्रो के फेज 1 की अलाइनमेंट अप्रूव कर दी गई है और अभी कोची मेट्रो रेल लिमिटेड इसके ऊपर काम आगे बढ़ा सकता है। दोस्तों केरला सरकार काफी लंबे समय से प्लानिंग कर रही है कि तिरुवनंतपुरम के अंदर मेट्रो को ऑपरेट किया जाए। पहले डिसाइड ये किया गया था कि लाइट मेट्रो यहाँ पर चलाई जाएगी, फिर बाद में प्लान्स चेंज किए गए और अब कन्वेंशनल मेट्रो यहाँ पर चलाई जाएगी, जैसे कि कोची के अंदर ऑपरेट हो रही है। पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर अच्छा खासा प्रोग्रेस हमें देखने को मिला है और अभी जो पहला फेज यहाँ पर अप्रूव किया गया है उसके अकॉर्डिंग 31 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर यहाँ पर बनेगा। पपनमकोट से इंचक्कल के बीच 27 मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, जहाँ पर टेक्नो पार्क के अंदर 3 मेट्रो स्टेशन, इसके अलावा थम्पानूर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सेक्रेटेरिएट और मेडिकल कॉलेजेस को भी यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। उम्मीद यही है कि जल्द यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों होम ग्राउंड एनर्जी कंपनी प्रीमियर एनर्जीज आंध्र प्रदेश के अंदर एक मेगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को सेटअप करने जा रही है और इसके लिए नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर नायडूपेटा इंडस्ट्रियल पार्क को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होगा, जहाँ पर सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स और कई सारे सोलर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पर हो पाएगी। इनिशियल टारगेट ये है कि 4 गीगावाट की सोलर सेल कैपेसिटी और 5 गीगावाट की सिलिकॉन इंगोट और वेफर प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर सेटअप की जाए। 269 एकर्स ऑफ लैंड ऑलरेडी इनको दी जा चुकी है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 5,942 करोड़ रुपीस की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे और एक बार ये फैक्ट्री तैयार हो जाती है तो 3,500 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट राजस्थान से है, जहाँ पर दोस्तों HPCL की रिफाइनरी जो कि 55 के अंदर बनकर तैयार हुई है, अभी ये ओपनिंग के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और यहाँ पर वो ऑफिशियल्स और वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा कहा गया है कि अगले महीने के अंदर अंदर वो उनकी तरफ से इसको ओपनिंग के लिए तैयार कर देंगे। दोस्तों ये रिफाइनरी राजस्थान के अंदर वन ऑफ द डिलेड प्रोजेक्ट है। HPCL और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर इसको तैयार कर रही है, जहाँ पर HPCL का स्टेक 74% का है, बाकी राजस्थान सरकार के पास होगा। 43,000 करोड़ रुपये से ऊपर का यह प्रोजेक्ट है, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम ऑलमोस्ट 2018 से चल रहा है, क्योंकि 2018 में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको लेकर फाउंडेशन रखा गया था। हालांकि फाउंडेशन स्टोन तो 2013 में भी रखा गया था, लेकिन उसके बाद 5 सालों तक यहाँ पर कोई काम हुआ ही नहीं। 2018 में एक्चुअल काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और अब जाकर ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। 29 प्रोसेस यूनिट्स यहाँ पर तैयार की गई हैं, जिनको कुल मिलाकर रिफाइनिंग कैपेसिटी 9 मिलियन टन पर एनम की है, जबकि जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना है उसकी कैपेसिटी भी 2 मिलियन टन पर एनम की है। मोस्टली आप कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। अगली दो अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों प्रयागराज संगम रोपवे के ऊपर फाइनली काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अथॉरिटीज के द्वारा भी डिसाइड किया गया है कि सबसे पहले इसके ऊपर त्रिवेणी पुष्प एरिया की तरफ से काम स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों प्रयागराज रोपवे के लिए हालांकि सभी तरह की अप्रूवल्स ले ली गई हैं। 2.2 किलोमीटर के आसपास का ये रोपवे होने वाला है, जिसके ऊपर 200 करोड़ रुपये से ऊपर की इन्वेस्टमेंट होगी और क्योंकि इसके लिए सभी अप्रूवल्स ले ली गई थी तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा था, जिसके लिए संगम साइड पर अथॉरिटीज ने इंडियन आर्मी से लैंड क्लियरेंस मांगी थी, क्योंकि कुछ टेम्परेरी बेसिस पर हमारी इंडियन आर्मी की लैंड यहाँ पर चाहिए थी ताकि इस रोपवे का कंस्ट्रक्शन हो पाए, लेकिन अभी तक वो अप्रूवल नहीं आई है। काफ़ी लंबा समय बीत चुका है, तो इसी के चलते अब डिसाइड ये किया गया है कि जब उसके लिए अप्रूवल आएगी तो आएगी, उससे पहले दूसरी साइड पर काम स्टार्ट किया जाए
यानी कि त्रिवेणी पुष्पीरे की तरफ से काम स्टार्ट होगा। अगले हफ्ते के अंदर अंदर इसको लेकर फाउंडेशन रखा जाएगा और उसके बाद स्मूथली आपको इसका कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट असम से है, जहाँ पर दोस्तों असम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट और गेटवे ऑफ गुवाहाटी अभी पब्लिक सर्विस के लिए तैयार है, क्योंकि असम के सीएम और हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर दोनों के द्वारा मिलकर इन दोनों का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। दोस्तों अगर वन बाय वन मैं आपको बताऊं तो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के अलोंग बनाया गया है गुवाहाटी के अंदर। न्यू डीसी बंगलो से कचारी घाट तक 1.2 किलोमीटर की स्ट्रेच के ऊपर ये काम हुआ है, जहाँ पर 327 करोड़ रुपीस खर्च करके लैंडस्केप ऑफिस, साइकिलिंग ट्रैक्स, ओपन जिम्स, चिल्ड्रन प्ले एरियाज और असमीज थीम्ड गेटवेज तैयार किए गए हैं। गुवाहाटी के अंदर लोगों के लिए एक नई रिक्रिएशनल फैसिलिटी होगी। बाकी बात करूं गेटवे गुवाहाटी के बारे में तो इसके अंतर्गत एक नया फ्लोटिंग टर्मिनल और जेटी सेटअप की गई है। इनफैक्ट जो फ्लोटिंग टर्मिनल यहाँ पर तैयार किया गया है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट का पहला फ्लोटिंग टर्मिनल है। एक सिंगल टाइम में 4 विजिट्स को अकोमोडेट कर सकता है, जहाँ पर हर एक की कैपेसिटी 100 लोगों की होगी। 6800 स्क्वायर मीटर की एरिया में ये भी फैला है, जहाँ पर एक टर्मिनल बिल्डिंग, ई टिकटिंग फैसिलिटीज और एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी तैयार किया गया है। 305 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट गाजियाबाद से है, जहाँ पर दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हिंडन एयरपोर्ट को अब तेजी से एक्सपांड करने जा रही है और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि यहाँ पर जो एयर फ्लाइट्स के नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं उनको कैटर किया जाए। दोस्तों हिंडन एयरपोर्ट हालांकि एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जहाँ से हमारी इंडियन एयरफोर्स भी ऑपरेट करती है, लेकिन जब से उड़ान स्कीम के अंतर्गत इसको एक्सपांड किया गया है और अपडेट किया गया है, तब से एयर फ्लाइट्स के नंबर यहाँ से काफ़ी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दी हैं और यही मेन कारण है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस एयरपोर्ट को एक्सपांड करना पड़ रहा है। वैसे ऐसा कोई प्लान नहीं था। एक्सपांशन को लेकर डीपीआर वगैरह काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 9 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एक्वायर करने के लिए काम भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसका इस्तेमाल पैसेंजर एरिया के एक्सपेंशन, नए चेक इन काउंटर्स और लॉन्गर अपरेंट फैसिलिटीज के लिए होगा। इसके अलावा 34,500 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड ऑलरेडी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर ली गई है, जिसका इस्तेमाल 4 नए एयरक्राफ्ट पार्किंग बेस के लिए होगा। मोस्टली कह सकते हैं कि अगले साल के अंदर अंदर इसका एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज देश के अंदर 20 के आसपास मेजर रेलवे स्टेशन के नज़दीक मेगा कोचिंग टर्मिनल्स को सेटअप करने जा रही है और इसके लिए अलग अलग रेल जोन्स के द्वारा उनके लेवल पर काम किया जा रहा है। दोस्तों बेसिकली ये काम उन सिटीज़ और उन रेलवे स्टेशन में होगा जहाँ पर रेल पैसेंजर्स का फुटफॉल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, इस तरह की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहीं पर ये काम होने वाला है। कई बार हमने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर जब फेस्टिवल का सीज़न होता है तो उस दौरान पैसेंजर्स का रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 2-3 गुना जम देखने को मिलता है। तो उसी के लिए रेलवेज़ को हंड्रेड्स ऑफ नई ट्रेन भी ऑपरेट करनी पड़ती है, जहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। लेकिन एक बार जब मेगा कोचिंग टर्मिनल्स तैयार हो जाएंगे तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि स्मूथली नई ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों जो ज़्यादातर टर्मिनल्स हैं अभी वो प्लानिंग स्टेजेस में हैं, अभी डिटेल सामने नहीं रखी गई है कि कहाँ कहाँ पर ये एग्जैक्टली बनकर तैयार होंगे। लेकिन इनमें से एक टर्मिनल जो कि अहमदाबाद के अंदर बनना है उसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जबकि सूरत के अंदर भी लैंड आइडेंटिफाई कर ली गई है। बाकी देखना है कि कौन कौन सी जगह पर ये बनकर तैयार हो पाते हैं। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा मिशन मोड के ऊपर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है लेगेसी लैंडफिल्स को क्लीन करने के लिए, और इसके थ्रू देश के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द वेस्ट डंपिंग साइट्स हैं जो अभी के समय में कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं उन सबको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे देश की एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर ना तो ज़्यादातर पब्लिक का ध्यान है और ना ही सरकार का, लेकिन अभी यहाँ पर जो प्रोग्राम रोल आउट किया गया है ये एक अच्छा स्टेप है इनको एलिमिनेट करने के लिए। सभी स्टेट्स और यूटीज को मिलाकर 214 लेगेसी लैंडफिल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और हमारे देश का 80% कूड़ा जो अभी तक साफ नहीं किया गया है, फिर प्रोसेस नहीं किया गया है, वो इन्हीं लैंडफिल्स में पड़ा है जिनको अर्जेंटली क्लीन करने की ज़रूरत है। इसी के लिए ही डंप साइट रेमिडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर सोशल लीडर्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इनको साफ करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात यह है कि भारत सरकार भी यहाँ पर फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी यहाँ पर मदद दी जाएगी। रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर मॉनिटरिंग भी होती रहेगी इस प्रोग्राम के अंतर्गत। बस उम्मीद यही है कि हमें कुछ टेंजिबल रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।